हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि m1 r1 प्लस m2 r2 एंड चलते जाएगा और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। फिर आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। हमने बोला कि v1 m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन चलता जाएगा सिस्टम में जितने मास होंगे सब के बदले। और नीचे क्या लिखना है, सारे सिस्टम में जो मास थे उन सब का एडिशन। फिर आपने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ए ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और नीचे आपको लिखना है कि सम ऑफ द ऑल द मासेज, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। यहां तक आपको बात समझ में आती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फोर्स। तो देखो, एक काम करो कि ये जो इसी फॉर्मूला को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो m1 m2 m3 m4 ये सब हैं, ये क्या है। तो ये है सिस्टम के छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा कैपिटल मास ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ गया। तो हमने बोला m1 a1 आ गया, m2 a2 आ गया, m3 a3 एंड इस तरीके से चलते जाएगा और यहां पे आ जाएगा mn a पे पावर n। मुझे बताइए कि मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है। ये होता है नेट फोर्स। क्या होता है, नेट फोर्स। पता है ना आपको, आपने फोर्स का फॉर्मूला जो पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन है, किस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। मान लीजिए मैं आपको बॉल बोल रहा हूं, ये बॉल है, तो आपने बोला इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल हैं सर, इसका अलग एक्सेलरेशन है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, हो सकता है रोल हो रहा होगा, तो सबकी एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग है। आप किसका एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे थे, पुराने जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था उसमें आप बात कर रहे थे ये सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास की बात चल रही थी। ये यहां पे लिखा हुआ है कि मास इंटू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू m1 a1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स, प्लस m2 a2। ठीक है, m2 a2 को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अच्छा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा ये सब वेक्टर लगा हुआ है साइन, तो मैं भी यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, वेलोसिटी में भी यहां पे भी वेक्टर लगा दीजिएगा, जहां जहां वेलोसिटी है वहां पे भी एक्सेलरेशन, सब जगह वेक्टर लगा दीजिए। यहां पे भी वेक्टर, ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सब वेक्टर के फॉर्म में है। तो हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। मतलब सारे पार्टिकल्स का अगर आप फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लाके जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेट फोर्स मिलेगा। किसका, नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो F जो नेट होता है वो आपने क्या बोला कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास। अगर ये जीरो है, इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, देन क्या मास जीरो होगा, नहीं, मास जीरो नहीं हो सकता। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो इसमें से एक पक्का क्या है, जीरो। मास जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि मास अगर जीरो होता तो वो बॉडी ही नहीं होती। तो बॉडी तो है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो क्या ये बात आप बोल सकते हो कि एफ नेट जो होगा, एफ नेट इज इक्वल टू, अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब हो गया कि F1 इज इक्वल टू एफ, मतलब इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू जीरो। क्या इसका जीरो होना, समझना बात को, क्या इसका जीरो होना मतलब ये सब जीरो है, जवाब है नहीं। वेक्टर लगा हुआ बेटा, हो सकता है ये 5 हो और हो सकता है ये -5 हो, तब भी जीरो आता है। तो हम क्या बोलेंगे, जरूरी नहीं है कि सारे फोर्स की वैल्यू है, मतलब F1 F2 F3 इन सब की वैल्यू जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, जरूरी है कि उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब है कि हर पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रही है, नहीं, हर पार्टिकल पे फोर्स लग रही होगी, हो सकता है, लेकिन उनका वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है, यहां तक बात है ना। अच्छा, यहां तक बात अगर समझ में आती है तो मुझे बताइए कि अगर आप बोल रहे हो कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, फोर्स की वेलोसिटी क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई टाइम, बोल सकते हैं। अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे तो इसका मतलब होगा कि dv अपॉन dt लिखना चाहिए अपने को।
अब हम बोल रहे हैं कि भाई अगर ये जीरो है, अगर दिस क्वांटिटी इज जीरो, ठीक है, अगर ये जीरो है तो बताइए क्या चांसेस है, क्या हो सकता है? हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही जीरो हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। समझ रहे हो बात कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर हो गया? सारी बातें समझ में आ रही है? सबको मिला के ना एक जगह रखो, ठीक है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गया ना आपके पास। आपके पास क्या क्या हो गया सबको सोचो। फिर से एक बार बोल दूं, देखो हमने बोला कि भाई एफ नेट जो है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का। फिर आपने बोला कि सर नेट फोर्स जीरो होगा, तो हम बोले नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। फिर आपने बोला कि सर नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या इंडिविजुअल जो फोर्सेस है पार्टिकल्स पे वो भी जीरो होंगे क्या? हमने बोला नहीं, वो जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि वहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा क्योंकि वेक्टर सम है, स्केलर सम नहीं है वो। अच्छा, तो आपने बोला कि एफ नेट इज इक्वल टू अगर जीरो है, इसका मतलब है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कौन सा? सेंटर ऑफ मास का, और इज इक्वल टू हमने बोला कि भाई एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी में अगर है, अगर ये क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो कांस्टेंट है वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का, या फिर क्या है वो खुद जीरो है। यही कहानी हो सकती है, राइट? समझ में आ गया? एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर एक सवाल करेंगे। चलिए यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, बोलता है कि हमारे पास एक बोट है और बोट पे है विनोद भाई साहब, 60 किलो के पर्सन है, और बोट का जो वजन है वो है 40 केजी, और बोट की जो लंबाई है वो है 4 मीटर पानी में रखा हुआ है। बोलता है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट व्हेन विनोद कम्स टू अनदर कॉर्नर। विनोद जब अनदर कॉर्नर पे आ गए होंगे तो बताइए कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स जो है बाहर के लिए वो तो जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि डी आर किसका? सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई क्या लिखना चाहोगे? m1 प्लस m2। अब आपने बोला कि dr1 r सेंटर ऑफ मास ये कितना है, तो बोलेंगे कि भैया ये जो है वो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि m1r1 प्लस m2r2, ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे वाला चला गया उधर जीरो होने के लिए। अब बोलेंगे m1r1 इज इक्वल टू माइनस m2r2। m1 कितना था? हम बोलेंगे मान लीजिए विनोद भाई साहब जो है वो है m1, तो ये है 60, और यहाँ पे r कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट है 4, बोट का मास कितना है? 40, और r2 कितना है? तो यहाँ से आप अगर r2 निकालोगे तो ये आएगा इतना, और 4 से ये हो जाएगा इतना, हम बोलेंगे -6, ठीक है, r2 कितना आ जाएगा? -6, और यहीं पे ये सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है। बड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे थे, क्या गलत हो गया, क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ और तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको। देखो आप सोच रहे हो कि मतलब ये जो विनोद भाई साहब है इनको लग रहा है कि ये जा रहे हैं 4 मीटर, लेकिन बाहर से कोई खड़ा होकर देख रहा होगा तो क्या लिख रहा होगा कि बोट आप चल रहे हो ऐसे, बोट चल रहा है ऐसे, समझ रहे हो? बोट चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, आपको लग रहा है कि आप 4 मीटर गए हो, लेकिन जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको लग रहा है कि आप 4 मीटर से कम गए हो। क्यों कम गए हो? क्योंकि मान लो जैसे ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको लग 3 मीटर आप गए, 1 मीटर बोर्ड ही खिसक गया इधर, जैसे देख रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऐसे 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 आगे गए और बोर्ड भी इधर से खिसकता हुआ इधर चला आया, तो आपको क्या लग रहा है कि हम तो एंड पे पहुंच गए, बट बेसिकली क्या आपने पूरा डिस्टेंस कवर किया? जवाब है नहीं, आप पूरा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये भी चल रहा है, समझ रहे हो क्या? देखो मान लो सोचिए, अज्यूम कीजिए कि आप ट्रेन पे हैं, ठीक है, ट्रेन ऐसे है और आप इस पे ऐसे 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 करके जा रहे हैं। आप जब ये रुका हुआ था तब तो आपको पूरा दूरी, मान लीजिए ये 4 मीटर था, तो आपने पूरा 4 मीटर ऐसे ट्रैवल किया। लेकिन सोचो कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ जाए, आप इधर चल रहे हो, ट्रेन ऐसे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपको पूरा 4 मीटर नहीं चलना पड़ेगा, ट्रेन भी खिसक गया, थोड़ा सा ट्रेन भी खिसक गया, तो मतलब आप पूरा का पूरा, विनोद भाई साहब पूरा का पूरा 4 मीटर नहीं चल रहे थे, तो हम बोलेंगे विनोद भाई साहब का जो मास है वो तो 60 है, और 4 में से कुछ कम चला है। कितना कम चला है? जितना कि बोट खिसक गया। बोट कितना था? बोट तो x खिसका है, तो यहीं पे आपका कैलकुलेशन जो है वो अब सही होगा। यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा 60x, यहाँ पे आता है 40x, यहाँ पे आ गया 240, यहाँ पे आ गया 100x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4। 2.4 किधर? सोचो, ये इधर जा रहा था, आपने एज्यूम किया कि बोट इधर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, इट शुड बी c। कितना होना चाहिए? c। तो फर्स्ट तरीका ये तो गलत हो गया,
समझ में आया क्यों गलत हुआ? क्योंकि आप जो सोच रहे थे वैसा नहीं चल रहा है। विनोद भाई साहब जो हैं वो क्या हो रहे थे, वो 4 मीटर नहीं चल रहे थे, वो कम चल रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? तो इसी तरीके से आपको ना आप सॉल्व करना है और गलत नहीं करना है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, बोलता है कि सिस्टम हमारे पास है जिसपे नेट फोर्स कितना है, 0 है और इनिशियली ये रेस्ट पे था, जैसे पुराना क्वेश्चन विनोद भाई साहब के लिए। तो यहां पे अपन क्या बात कर रहे हैं कि बोलता है कि बाई व्हाट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट डाउनवर्ड व्हेन द मंकी रीचेज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ऊपर नहीं पहुंच जाएगा मंकी यहाँ पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे। तो बोलता है कि अगर मंकी ऊपर चढ़ेगा तो बलून क्या हो जाएगा, बलून समझ लो ऐसे ऐसे खींच के उसको नीचे आ जाएगा। जब हम चढ़ते हैं ऊपर तो क्या करते हैं, नीचे दूसरे को खींच रहे होते हैं, तो बलून क्या हो जाएगा उस समय, नीचे आने लगेगा। तो बोलता है कितना नीचे आएगा, जब हम सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तब। तो हम बोलेंगे वही कहानी फिर से चलेगी कि हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इनिशियली कहां पे था, हम बोलेंगे इनिशियली 0 था, रेस्ट पे था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बाद में क्या हुआ, हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली क्या होगा, अगर कोई समझो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बेटा नहीं लगा है तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, जवाब है नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे डी आर सेंटर ऑफ मास कितना होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। आप बोलोगे वो भी 0 होगा सर, क्योंकि वेलोसिटी नहीं हुआ, वेलोसिटी नहीं हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। ओके, तो आप बोलते हो कि डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1 r1, m1 d r1 लिख देता हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट m2 dr2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही कहानी है। तो हम बोलेंगे ये तो बेटा 0 है, तो ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे m1 dr1 प्लस m2 dr2। तो अब हम बोलेंगे कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो बलून का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम बोलेंगे कि हमने कितना चढ़ा, m1, अच्छा एक काम करो, मंकी का मास को m ले लो, स्मॉल m दिया हुआ है यहाँ पे, स्मॉल m। मंकी कितना ऊपर चढ़ना है, उसको डिस्प्लेस कितना करना है, l है ना, l पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो। बलून किधर आ रहा है बेटा, मान लीजिए बलून हमको नहीं पता किधर आ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि उसका मास कितना है, कैपिटल M है। बलून किधर जा रहा है तो हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे मान लीजिए वो x डिस्प्लेस होगा, किधर होगा, ऊपर नीचे हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि ऊपर ही होगा। ऊपर होगा तो क्या होगा, ऊपर होगा, देखो हमको कोई आइडिया नहीं है कि बलून किधर डिस्प्लेस होगा। अगर आपको आइडिया है तो एक काम करो ना, आप माइनस यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि बलून नीचे आ रहा है। मान लीजिए आपको नहीं आइडिया होता तो भी आंसर आपका सही आता, तो वहां पे माइनस में आ जाता, माइनस बताता है कि आपका जंक्शन गलत है, ठीक है। एनीवे कंफ्यूज नहीं करते, हमको पता है कि बलून नीचे आएगा, नीचे आने वाली डिस्प्लेसमेंट को माइनस मिलेंगे। सो यहां से क्या आ जाएगा, इसको अगर आपको नहीं लग रहा है कि पहले वाली गलती आप फिर से कर रहे हो, देखो ध्यान से, यहां पे इसको क्रॉस लगाओ, ये नहीं करना है आपको, समझो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहां लिखूं, यहां पे अपन लिखेंगे कि m इंटू L। क्या ये आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा है उसको लग रहा है कि पूरा L आप चढ़े हो, नहीं, जब आप चढ़ रहे थे ऊपर तो बलून भी नीचे आ रहा था, इसका मतलब है कि आप L पूरा नहीं गए हो, आपको मदद की गई है। तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए आप जो है आप जितना सोच रहे थे कि आप चले हो L, तो उसमें से कम आप चले हो, कितना कम चले हो, x। क्यों कम चले हो, क्योंकि साथ में बलून भी नीचे आया है, कितना, x। ये बात समझ में आता है कि कंफ्यूजन है? देखो मैं बोल रहा हूं कि इसको लग रहा है, मंकी को लग रहा है कि ये L ऊपर गया है, लेकिन बाहर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है नहीं तुम L नहीं गए हो, बलून भी खुद नीचे आया था, तुम नहीं चढ़े थे ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप L में से थोड़ा सा कम चढ़ा है वो, और वो जो थोड़ा सा कम चढ़ा है वो किसकी वजह से हुआ, वो बलून के नीचे आने के, मतलब बलून का शिफ्ट उतना है। क्लियर हुआ अभी? चलो, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, 0। तो आप यहां से पुट कर लीजिए, यहां से आ गया ml माइनस mx, और यहां पे है माइनस mx इज इक्वल टू 0। आपको x चाहिए है ना, आपसे यही पूछा ना, बाई व्हाट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट, तो x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ था, तो x आपको निकालना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया ml, यहाँ पे आ गया m प्लस m, और साथ में क्या आ गया बेटा, x। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m l अपॉन स्मॉल m प्लस m, ठीक है। ये है आंसर, और कौन सा हमको दिख रहा है आंसर सही, इट शुड बी a। क्लियर? यहां पे बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यहां पे ये गलती मत कीजिएगा। कौन सी गलती, ये वाली, ये, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत, ये यहां पे नहीं करना है। लास्ट टाइम भी हमने कट किया, हमने यहां पे लिखा था फिर क्रॉस लगाया था, इसीलिए कि आपका ध्यान जाए।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि हमारे पास एक नीचे में एक ट्रायंगुलर क्या है, ब्लॉक है, और ऊपर में एक छोटा सा ब्लॉक है m नाम का। नीचे वाला कितना है, 10 m का है, और ये जो दूरी है, ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है, 2.2। और बोलता है कि अगर ये ब्लॉक सबसे नीचे जब पोजीशन पे यहां पे पहुंच जाए, यहां पे, तो बताइए कि ये बड़ा वाला ब्लॉक कितना खिसक जाएगा। चलिए तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो m है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है, आपको समझ गया होगा कौन सा, कि फिर से बताऊं पूरा पूरा। देखो dr सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 0 होगा। कैसे होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा है। फिर से लिख देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 0। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 0। अगर वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं है, तो हम बोलेंगे डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। समझ में आता है ये बात। अब देखो डी आर सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डी आर वन प्लस, मतलब m1 ऐसे लिख दो, m1 डी आर वन प्लस m2 डी आर टू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर ये 0 है तो नीचे डिनोमिनेटर मिला के भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब मल्टीप्लाई होके भी क्या होगा, 0। अब आप बात कीजिए m1 की। m1 मान लीजिए क्या आ रहा है, m1 खिसक के इस तरफ आ रहा है, इस तरफ फाइनली वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस तरफ शिफ्ट को प्लस मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे m इंटू, अब बताइए क्या ये पूरा का पूरा x डिस्प्लेसमेंट 2.2 डिस्प्लेस होगा, कि लिख के काटना चाहते हो, सोचो सोचो सोचो। जब बेटा ये डिस्प्लेस हो रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो नीचे वाला ब्लॉक भी इधर आ रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हम सोच रहे थे कि 2.2 खिसकेगा, मतलब नीचे आएगा वो 2.2 इधर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा छोटा वाला ब्लॉक, लेकिन 2.2 होगा नहीं एक्चुअल में, वो -x होगा। -x क्यों, क्योंकि x खुद ही 10m डिस्प्लेस हो गया है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, नहीं। तो यहां से जो है सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.2 m की वैल्यू नहीं दिया ना, चलो कोई नहीं, एक काम करो m यहाँ से कॉमन लेके हटा दो, कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2.2 माइनस x प्लस 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9x, और यहाँ हो जाएगा 2.2। सही चल रहा है सब, अच्छा सब सही चल रहा है, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.2 डिवाइडेड बाई 9। सो कितना आता है यहाँ पे 0, 9 से 9 2 18, 0.2 है ना, 0.2 पॉइंट समथिंग आएगा। 0.2 देख लीजिए कौन सा है, ये वाला, ये इट शुड बी बी। माइनस क्यों आ रहा है, अच्छा बताओ, देख रहे हो ये वाला माइनस हमें आएगा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जो अज्यूम कर रहे थे ना कि ये भी इधर खिसकेगा, वो नहीं होगा। या तो आप अब अजम्पशन को सही कर लीजिए, मतलब यहीं पे माइनस लगा दो, तो आपको समझ में जाएगा कि भाई जो आप सोच रहे हो वही सही चल रहा है। नहीं तो आप अगर उल्टा भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि हम जो सोच रहे थे, हम जो अज्यूम कर रहे थे, वो अजम्पशन रॉन्ग है, उसके अपोजिट में डिस्प्लेस होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.2। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि एक बोट है, वही पुराना वाला बोट 40 किलो वाला, और 4 मीटर जिसकी लंबाई है। इस बार ए भाई साहब है और बी भाई साहब है, ठीक है, दोनों भाई साहब नहीं ले, चलो तो क्या हो गया, ए और बी हमारे पास हैं, दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, सेंटर की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे मिलना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इफ द इनिशियल सिस्टम वाज एट रेस्ट। तो बोलता है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट बताओ। सबसे पहले तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, इस बार एक पर्सन नहीं है कि जिस तरफ वो पर्सन चलेगा उसके अपोजिट में बोट चलेगा, इस बार तो 2 पर्सन है। तो आप बोलोगे कि भाई आप मान लो, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए बोट जो है वो इस तरफ जो है शिफ्ट होगा, कितना x से शिफ्ट होगा, ठीक है। बोट किधर शिफ्ट होगा, हमने बोला इस तरफ, राइट में। अच्छा ठीक है, राइट में अगर शिफ्ट हो रहा है, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट दिख रहा है, पता नहीं वहां पे स्क्रीन मिरर इमेज बन जाता है, ये क्या होता है, कहां पे मिरर इमेज, जब आपके पास डिस्प्ले पहुंच रहा होगा तब ये कहीं उल्टा ना हो जाए। तो मैं बोल रहा हूं इधर जो भी मैंने एरो बनाया है उसको मान लीजिए कि इधर वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, प्लस मानेंगे। तो हम बोलेंगे कि जिसके सपोर्ट में आता है, जैसे पर्सन भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर ही जा रहा है, तो क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा डिस्टेंस। और जब भी बोट अगर ऐसे मतलब इंसान ऐसे चल रहा है, बोट ऐसे चल रहा है, तो क्या होता है, माइनस होता है। ये हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि ये जो 50 किलो वाले जो पर्सन है उसके साथ चल रहा है बोट भी, तो मान लीजिए 50, ये उनको सेंटर पे पहुंचना था, मतलब 2 मीटर चलना था, इसको भी 2 मीटर चलना था। तो 50 किलो वाले के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 2 + x।
तो 60 किलो वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखो 60 इंटू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। 60 किलो वाले जो पर्सन है वो इधर जा रहे हैं, बोट किधर जा रहा है, बोट अपोजिट में जा रहा है, तो माइनस लीजिएगा। बाद में लास्ट में बोट का भी आप क्या ले लेते हो, बोट का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हो। अच्छा ध्यान रखिएगा 60 किलो वाले भाई साहब जो है वो उल्टा चल रहा है, तो इसको माइनस ले लेते हैं। और बोट किधर जा रहा है, तो बोट है 40 किलो का और जो कि इधर ही जा रहा है, मतलब 50 किलो के डायरेक्शन में जा रहा है, 50 किलो वाले पर्सन के डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया x, दिस इज इक्वल टू कितना 0। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ गया 100, यहाँ पे आ गया 50x, यहाँ पे आता है 120 और यहाँ पे आएगा 60x, यहाँ पे आता है 40x। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 100 हो गया और 100 और 150, 150x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया बेटा कितना कितना -20, -20 उधर जाके क्या होगा +20। सो x इज इक्वल टू नाउ 20/150, ये दोनों कैंसिल। अच्छा ये मीटर में था, अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर में इसको रख सकते हो, तो सेंटीमीटर में रखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से 3 जा 5 से 20, तो ये आ गया 40/3। कितना आएगा यहाँ पे आएगा 13 3 जा 39.3 के आसपास, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। किधर किधर, इस तरफ फॉरवर्ड, ये डायरेक्शन को मान लीजिए हम फॉरवर्ड बोलते होंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 13.3 सेंटीमीटर फॉरवर्ड, इट शुड बी सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मतलब आपका जो अजम्पशन था वो भी सही आया, इसलिए पॉजिटिव आया। अगर आपका अजम्पशन रॉन्ग भी आता तो निगेटिव आके वो क्या हो जाता, वो फिर आपको समझ जाता कि जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 4 ओवर, आगे बढ़े। बोलता है कि अ सिस्टम वाज एट रेस्ट, द मासेज अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे 2 मासेज दिए हुए, दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसके कारण क्या हो रहा होगा, एक दूसरे को खींच रहा होगा। अच्छा यहाँ पे एक kg का है, एक m kg का है, एक की वेलोसिटी v है, एक की वेलोसिटी 2v है। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा और आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। देखो एक बात समझो कि क्या इस पे नेट फोर्स, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है बाहर से, इन दोनों सिस्टम के अंदर का ही खेल चल रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, नहीं, तो हम बोलेंगे कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। बाहर का नेट फोर्स कितना होगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो हम बोल सकते हैं कि m इंटू ए सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स मतलब यही होता है। इसका मतलब हो गया कि a सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। एक्सीलरेशन 0 कब होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी, इनिशियल अगर ये थी, इनिशियल अगर 0 थी तो फाइनल भी क्या होगी, 0 ही होगी। मतलब वेलोसिटी जो होगा, अच्छा अगर वेलोसिटी 0 है तो एक बात समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा था तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले आप बता दो कि यहाँ पे 0 होगा, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया। अब अगली बात पे चलते हैं। अब एक काम करो, हमको वेलोसिटी चाहिए डी वी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2 भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे कि मास, पहला वाला मास कितना है 1 किलो और वेलोसिटी कितनी है v, दूसरे वाले का मास है 2, मास है m और इसकी वेलोसिटी है 2v, माइनस क्यों लगाया, समझ में आ रहा है बेटा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया तो इधर वाले का नेगेटिव लेना चाहिए कि नहीं, तो हमने नेगेटिव ले लिया। अब बताइए यहाँ से v अगर कॉमन ले लीजिए तो हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2mv, mm कैंसल, सॉरी v कैंसल, ओके। और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखूं, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 मतलब 0.5 kg। m की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 kg। बोलो समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो आइस सरफेस हम लोग बोल रहे हैं इसको, और इसका फ्रिक्शन कितना है, 0 है, इसका मास कितना है, 10 किलो है। हमारे पास एक भाई साहब हैं जिनका मास है 25 किलो, ठीक है, छोटा बच्चा होगा, और ये क्या कर रहा है, यहां से कूद जा रहा है, ठीक है, आइस से इधर इधर कूद जा रहा है ऐसे। तो बोलता है कि जब ये कूदेगा तो प्लेटफॉर्म क्या होगा, पीछे की तरफ खिसकेगा ऐसे, अगर ये पर्सन इधर कूद रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा, यही होगा। तो बोलता है कितने वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। मुझे फिर से बताइए कि क्या इस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है, 0 है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू, मास मतलब पूरा मास, पूरा मास मतलब कौन सा, सिस्टम प्लस ये, मतलब कहने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 है बेटा, पूरा मास कैलकुलेट करके लिखना 35 किलो क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 0 है।
एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है। तो मास पहले वाले का मान लीजिए 25 किलो है और वो 5 इधर जा रहा है, इधर वाले को मान लीजिए मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये जो आइस है ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में। उल्टा है तो माइनस ले रहा हूं, यह है 10 इंटू V2 और वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये तो जीरो ही रहेगा। अब आप बता दीजिए यहां से V2 की वैल्यू क्या होगी। हम बोलेंगे यहां पे आ जाएगा -125 इज इक्वल टू -10 माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल और यहां से V2 की वैल्यू आती है 12.5 मीटर पर सेकेंड। आसान सवाल, समझ में आ रहा है ये चीज, ये बात एक्सटर्नल वाली बात समझ में आती है कि इसी में सर उलझे रह जाते हो आप लोग। देखो एक्सटर्नल मतलब हो गया कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक है सिस्टम और एक पर्सन खुद, मतलब दो चीजें हैं। दो के अलावा अगर कोई फोर्स लगाया ना तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। दोनों आपस में खेल रहा है तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि इंटरनल फोर्सेस जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहां पे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली व्हेन द मैन स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहां पे जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो मैन है इसका जो वेलोसिटी है v, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं। ऑब्जर्वर मान लो जो यहां बैठ खड़ा होगा जमीन पे, उसके हिसाब से नहीं है, ये है ट्रॉली के हिसाब से। समझो मैं बोल रहा हूं बेटा, ऑब्जर्वर अगर मान लो ये v होता, चलो यहां लिख के बताते हैं। मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स तो फिर से समझिए, नेट फोर्स तो कितना है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो आप बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहां से खेल समझ में आता है कि ये जो वेलोसिटी आपने लिया था ये ऑब्जर्वर के हिसाब से लिया था, ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा होता था, याद कीजिए हर जगह यही था कहानी। तो हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है। तो आपने बोला m1, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जमीन के हिसाब से, बताइए। यहां पे जो v1 और v2 है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां है, नीचे है। तो हम बोलेंगे ये कैसे निकलता है, तो हम बोलेंगे देखो वेलोसिटी ऑफ, ऐसे लिख देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ क्या मैन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ट्रॉली बात करनी है तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और यहां पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी थी, v थी। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो कितनी है, हमको नहीं पता, तो हम मान देते हैं कि वो v1 है। और ट्रॉली की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो कितनी है, देखो मैन इधर जा रहा है तो ट्रॉली इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और हमने बोल रखा है कि u है, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा -u। अगर ये -u है तो यहां पे आ जाएगा v1 प्लस u इज इक्वल टू v। सो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे v माइनस u होगा। क्लियर है ये बात, तो यहां पे जाके पुट कर देते हैं। बताइए मास कितना था उस मैन का, तो यहां पे m है, v1 कितना है तो हम बोलेंगे v माइनस u है। m2 कितना है, m2 तो मास कैपिटल M लिखा है तो कैपिटल M लिख देते हैं। और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है बेटा, तो वो है -u। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अगेन जीरो, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, जीरो था। अब आप यहां से u निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं। क्या आ जाएगा, mv माइनस mu प्लस कैपिटल mu। यहां से अगर आप u कॉमन ले लीजिए, एक काम करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा -mv, यहां पे आ जाएगा माइनस कॉमन ले लो, तो यहां पे आ जाएगा mu माइनस mu। आप चाहो तो यहां से u कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन पहले माइनस माइनस उड़ा दो, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा mv अपॉन, अगर आप u कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा m प्लस स्मॉल m, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज u। ठीक है, ये क्या था, ये था v। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। आप देख लो कि कौन सा आंसर अपना मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इट शुड बी कौन सा आ रहा है, कैपिटल M है ना, ये D। कौन सा आएगा, D। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं, एक एक करके वापस देखो। अगर आपको कोई भी दिक्कत गई है तो वापस देखिए, सॉल्व कीजिए, और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहां पे कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।